हमारे जनाब 47 न्यूज़ यूके के पेज पे देखने वाले दोस्त मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये उर्दू पोस्ट पे भी जा रहा है, तो बहुत शुक्रिया आप तमाम का। हमारे साथ जनाब जियो यूके के अगर जब आप स्क्रीन लगाते हैं तो मेरा ख्याल है फेस ऑफ जियो इस वक्त जो चल रही है, आप जब भी जियो की टीवी स्क्रीन ऑन करेंगे तो आपको सबसे पहला जो चेहरा नजर आएगा वो हमारे रजा जैदी भाई का होगा, क्योंकि यही माशाल्लाह से हमारा 9 o'clock का बुलेटिन भी पढ़ते हैं। बड़ी प्यारी सी, बड़ी जबरदस्त किस्म की इनकी पर्सनैलिटी है, पहले भी इनसे इंटरेक्शन हो चुकी है और मेरे बड़े प्यारे से भाई भी हैं। यकीनन उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और लीड से, जियो न्यूज़ से ही मुंसलिक है हमारे जियो के नुमाइंदे हैं जनाब नदीम राठौर साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो दोनों साहिबान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। सर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का, तनवीर खटाना साहब आपका भी और नदीम भाई आपका भी। दोनों माशाल्लाह आपकी दोनों की शख्सियात जो है ना, आपसे तो बड़ा पुराना दोस्ती है तनवीर भाई। बाकी आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है आप लोगों का रमजान दोनों का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त चल रहा है और यकीनन नदीम भाई भी आपसे सवालात करेंगे। मेरा एक सवाल है, उससे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। रजा भाई, क्योंकि हमारे लिए जो यहाँ पे यूके में बसने वाले लोग होते हैं, हम जब टीवी स्क्रीन पे किसी एंकर को देखते हैं या किसी पर्सनालिटी को देखते हैं, सो दे आर लाइक सेलेब्स टू अस, सो यू आर वन ऑफ द सेलेब्स फॉर अस। सो आपका जो रमजान है वो भी हम आम लोगों की तरह का ही होता है या कुछ सेलेब्स का कोई डिफरेंट टाइप का? बिल्कुल आम लोगों की तरह ही होता है। ये तो बात, ये सेलिब्रिटी वाली जो चीज़ है ना, ये तो आप लोगों की करम नवाजिश है। बाकी हम लोगों का भी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की तरह चलता है। कराची में आजकल आप लोगों को पता है जिस तरह की पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन यहाँ पर भी है, थोड़ी नरमी उसमें हुई है। लेकिन ये कि 5 बजे तक तकरीबन सारी दुकानें बंद हो जाती हैं यहाँ पे, और 5 बजे के बाद रात 10 बजे तक आप डिलीवरी करवा सकते हैं खानों की मुख्तलिफ। तो मोस्ट प्रॉब्ली बिल्कुल तकरीबन वैसे ही चलता है जैसा आप लोग का चलता होगा यकीनन। हम लोग भी सादी इफ्तारी, सादी सहरी, और आपको पता है चूंकि कराची के अंदर हूँ, वैसे मैं बिलोंग लाहौर से करता हूँ, तो खुद आपको मैनेज करना होता है, और वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। और खुद ही सब कुछ करके मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सब कुछ सही तरीके से हो जाता है और बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह। इसमें सेलिब्रिटीज वाली कोई बात नहीं है। माशाल्लाह। जी नदीम भाई। जी मुझे नहीं पता, आप लोगों ने शायद पहले डिस्कस किया हो, लेकिन रजा मैं जानना चाहता हूँ आपकी इब्तदाई जिंदगी के मुतालिक। लाहौर में कहाँ से, फिर स्कूलिंग कहाँ से हुई और तालीम कैसे हुई, और इस शोबे में आप कैसे आए, तो इसका थोड़ा सा हमें बताएंगे तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी, और मेरा ख्याल हमारे सुनने वालों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर नदीम भाई। लाहौर से मेरा ताल्लुक है। लाहौर में हम मॉडल टाउन में रहने वाले, हमारा घर था वहाँ पे, और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई डिविजनल पब्लिक स्कूल से। उसके बाद स्कूलिंग के बाद एफसी कॉलेज से मैंने अपना इंटर किया, जिसके बाद फिर बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से मैंने अपना जर्नलिज्म किया था डॉक्टर मेहदी हसन के अंडर, वो हमारे डीन थे। उसके बाद माफी चाहता हूँ, किस यूनिवर्सिटी से रजा जी? बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी BNU। अच्छा, ये मेहदी हसन साहब तो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में थे वहाँ? बिल्कुल पंजाब यूनिवर्सिटी से फिर वो आ गए थे बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे फिर उन्होंने एज ए डीन ज्वाइन किया था। और उस वक्त वो डीन थे जब हमारी वहाँ पे मैं मतलब दाखिला हमने लिया वहाँ पे मैंने, और ग्रेजुएशन वहीं से की। उसके बाद फिर सिटी 42 जो लाहौर का चैनल है, वहाँ से एज ए रिपोर्टर मैंने शुरू किया था और मुख्तलिफ बीट्स करते रहे वहाँ पे। उसके बाद दुनिया न्यूज़ ज्वाइन किया एज एसोसिएट प्रोड्यूसर, न्यूज़ रूम में काम किया, खबरें बनाई, सब कुछ किया। उसके बाद फिर वापस सिटी 42 ज्वाइन किया, 4 साल वहाँ काम किए। फिर उन्होंने चैनल लॉन्च किया था, चैनल 24। उसमें फिर एक उन्होंने मुझे प्रोग्राम दिया था जो एम्बेसडर्स के साथ मैं वो प्रोग्राम करता था, 1-on-1 इंटरव्यूज, डिप्लोमेटिक अफेयर्स के नाम से वो प्रोग्राम था। वो तकरीबन 6 महीने किया। उसके बाद फिर बोल वाला एक एपिसोड हुआ बीच में, वो कभी हुआ नहीं था। तो फिर 92 चैनल मैंने ज्वाइन किया एज ए रिपोर्टर, और 92 के बाद फिर मैंने न्यूज़ एंकरिंग के अंदर किया। दिन न्यूज़ से स्टार्ट किया, कोहिनूर से एक्चुअली स्टार्ट किया था। कोहिनूर भी यहाँ का एक चैनल है, लाहौर का था। उसके बाद दिन न्यूज़ में आया, फिर दिन न्यूज़ से फिर जियो ने अप्रोच किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। क्या बात है। और जी नदीम भाई। सॉरी मैं न्यूज़ एंकर के लिए रजा सबसे बुनियादी चीज जाहिर है तलफ्फुज और अदायगी है। तो आपका इस पे कोई, आपने यानी न्यूज़ एंकर बनने के बाद कुछ तैयारी की, या उससे पहले ही आपका तलफ्फुज वो जो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पहले से ही बेहतर था? अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, लेकिन जहाँ तक मैं समझा हूँ बिल्कुल न्यूज़ एंकरिंग के लिए देखें तलफ्फुज। अब आई बिलोंग टू अ उर्दू स्पीकिंग फैमिली,
تو ایک نیچرلی تھوڑا سا تلفظ بہتر ہے اور اردو اچھی تھی. مطلب کتابیں پڑھنے کا بھی شوق تھا, اخبار میں ریگولر پڑھتا ہوں اور ہمیشہ سے پڑھتا رہا ہوں, شوق تھا. تو بس یہی ہوتا ہے کہ آپ اخبار میں کالمز پڑھیں, اونچی آواز میں پڑھیں. میری 2 پھپھویں جو ہیں وہ نیوز اینکرز رہی ہیں. سب سے پہلی پی ٹی وی کی تھیں یاسمین واسطی اور ارجمن شاہین. تو ان لوگوں نے بھی بڑا گائیڈ کیا ان دونوں نے مجھے, اور ان کے بتائے پہ عمل کرتے ہوئے پھر میں نے اس کو اپنے آپ کو سنوارا. اور یقیناً جب آپ کسی بھی چینل کو جوائن کرتے ہیں تو کچھ آپ کو ٹائم پیریڈ ملتا ہے وہاں پر اس ادارے کو سمجھنے کا, اس کے حساب سے ٹریننگ لینے کا, اور اس کے بعد آن ایئر ہوتے ہیں. تو وہ سارا کچھ مینیج کرنا پڑتا ہے, اور وہ الحمدللہ کر کے تو پھر آپ کے سامنے. اچھا اور رضا بھائی, یہی ہوتی ہے سمجھا کوشش کہ کہا آپ یہی اپنے جاتا ہے, آپ کو کس طرح سے کر سکتے ہیں, رضا کس بھائی طرح سے سمجھا improve یہی کر جاتا سکتے ہے ہیں. کیونکہ وہ آپ کے سامنے ایک پرومپٹر لگا ہوا ہوتا ہے جس سے دیکھ کے پڑھنا ہے, اور بعض اوقات پھر بھی جو کچھ ہمارے اینکرز ہوتے ہیں, نیوز اینکرز, وہ بہت بڑے بڑے بلنڈرز کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں, اور پھر جیسے کہ ندیم بھائی نے تلفظ کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات کی, تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اردو زبان کے لیے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں نیوز چینل سے, کیونکہ یہی ہمارے لیے کم از کم برطانیہ اور دیگر ممالک میں رہتے ہوئے سورس آف انفارمیشن اور سورس آف جو نالج کہہ سکتے ہیں اردو کے حوالے سے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اصل میں بہت بڑی ذمہ داری تو ہوتی ہے, جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جیو کے ادارے کا, ہمارے ادارے میں تلفظ اس چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. باقی چینلز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ پرومپٹر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پرومپٹر کے اوپر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو اسکرپٹ ڈلتی ہے اس اسکرپٹ کے اندر جو غلطی آتی ہے, اور اگر ریڈر کی آنکھوں سے وہ نہیں گزری اور وہ آگے آ گئی, اور ایز اے نیوز ریڈر آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے پہنچ کے ہمیشہ تیاری کریں, اور اگر آپ نے وہ تیاری نہیں کی ہوئی یا ایٹ لاسٹ مومنٹ کو خبر لگ گئی ہے تو وہ جب پرومپٹر پر آتی ہے تو وہ کچھ گرامیٹیکل جو آپ کی مسٹیک ہوتی نا گرامر کی, وہ اس پہ آپ تھوڑا سا پھنستے ہیں. اب اگر آپ فلوئنسی کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں, مطلب مختلف طریقے ہوتے ہیں, اگر آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھائی کوئی چیز غلط آ رہی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا گول مول کر کے پڑھ جاتے ہیں. ادروائز یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس غلطی کو اور طرح سے ورنہ اس سے پہلے وہ سٹوری پڑھ لیں. اکثر ایسا ہوتا ہے پرومپٹر آبویسلی, کیونکہ کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پرومپٹر پڑھتے پڑھتے نہیں اڑ جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے یا ریسٹارٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر بھی پھر آپ کا نا وہ فوراً پاز لگ جاتا ہے, تو آپ کے پاس سامنے کمپیوٹر کے اوپر لیپ ٹاپ کے اوپر بھی وہ خبر آتی ہے, آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں, یا کچھ لفظ کٹ جاتے ہیں. تو لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کو کالمز, اگر آپ اردو اخبار پڑھیں تو آپ اپنا تلفظ کو بہتر کریں, اور جس طرح کے پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ چاہیے کہ سب سے بہتر اردو کے اندر جس طرح کے انگلش کے ورڈز مکس نہ کریں, تو وہ بہتر رہتا ہے کہ آپ اس میں پڑھیں تو ایک اچھی اردو جو ہے وہ لوگوں کو سننے کو بھی ہم ملے. پرومپٹر کے حوالے سے اور اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک میسج بھی آیا, وہ پوچھ رہے تھے کہ پرومپٹر کے بغیر ایک نیوز کاسٹر کے لیے نیوز پڑھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پرومپٹر کے بغیر نیوز پڑھنا اتنا مشکل تو نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے کوئی زبانی یاد کر کے تو نیوز پڑھنی نہیں ہے. آپ کے پاس وہ پیپرز میں آئے گی, وہ پرنٹ کی صورت کے اندر آپ کے پاس آئے گی, پیجز کے اوپر ہوگی. تو اگر آپ پی ٹی وی کے دور میں بھی دیکھیں تو وہ پیج سے پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, اور آپ ایک پیج سائڈ پہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو پیج سے پڑھنا پڑے گا, وہ بھی پرنٹ ہو کر آتا ہے. تو اس کے اوپر بھی مطلب اب اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں ریگولر تو آپ کو پیج سے پڑھنے کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور پرومپٹر کا مسئلہ یہ کہ وہ آپ کے اختیار کے اندر ہوتا ہے, پیڈل کی طرح آپ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی کی طرح, تو وہ آپ جتنا سلو جتنا تیز کر سکتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں, مطلب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن پرومپٹر کے بغیر پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا رضا بھائی, ایسے بہت سے ہو جاتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے واقعات یا حادثات جو آپ نیوز پڑھتے ہوئے ہو جاتے ہیں, ایسا کوئی فنی واقعہ جو آپ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, جو دوران نیوز پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ ہوا ہو, یا جس میں آپ کو بہت زیادہ ہنسی آئی اور آپ وہ روک نہ پا رہے ہوں, کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایک نیوز اینکر کے لیے, ان تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر آپ نے ان تمام چیزوں پہ قابو پا کے ہی وہ نیوز پریزنٹ کرنی ہوتی ہے. کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ واقعہ اب مجھے اس وقت تو ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا, لیکن اس طرح کے آپ جو کہہ رہے ہیں بہت واقعات ہوتے ہیں, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیوز پڑھتے پڑھتے کوئی غلط لفظ لکھا گیا اور آپ اس کو ویسے ہی غلط پڑھ گئے, تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہی تو غلط پڑھ دی ہے میں نے, اور اب آپ کو اس کے اوپر ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے. تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت فنی کوئی غلطی ہوئی ہو اور اس پہ آپ کی ہنسی ہلکی سی بھی چھوٹی ہو, تو پھر وہ آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہے, تو پیچھے پروڈیوسر فوراً کہے گا یار وہ بریک لے لو یا پھر آپ فوٹیج ان کر دیں.
تو فॉरेन फुटेज के ऊपर आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा मार्जिन मिल जाता है कि आप अपने आप को कंट्रोल, मतलब इस किस्म के होते रहते हैं, बट मुझे एक कोई स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा, और क्योंकि काफी हो जाते हैं आपके साथ इस तरह के वाकयात के, अब इस वक्त तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन चले, होता है, मजेदार होता है बहरहाल। नो अब वो प्रॉब्लम। सुनने वालों के लिए आई डोंट नो कि किस किस्म का लगता है होगा इंसान को, लेकिन जी नदीम भाई, अभी आप बोलिए ताकि रजा भाई तक आपका सवाल भी पहुंचे। मैं पता नहीं मेरी बात आ रही रजा जी? जी जी आ रही है अच्छा बेहतर। रजा, आप ये बताएं कि मुझे चंद ऐसी खबरें अगर आपको याद हो जहां जो पढ़ते हुए आप यानी इमोशनली उसके साथ आप अटैचमेंट हो गई। कभी कभी होता है बहुत सानहा आप बता रहे हैं हुआ, या कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई या आपने, तो आप इमोशनली यू वर अटैच्ड टू दैट न्यूज़। इज देयर एनी सच न्यूज़ यू हैव एवर डन? देखें, मुझे ये करने का इत्तेफाक हुआ था जब मैं दिन न्यूज़ में था, जब उनका हादसा हुआ था, एयरप्लेन क्रैश हुआ था जिसमें जुनैद जमशेद की डेथ हुई थी, तो जी वो जी एक जी। बड़ा इमोशनल सा था। लेकिन जब आप ऑन एयर या ऑन स्क्रीन कोई चीज़ डिलीवर कर रहे होते हैं ना, उस वक्त अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो आपको बिल्कुल एज ए न्यूज़ प्रेजेंटर उसको आपको प्रेजेंट करना है, अपने इमोशंस नहीं दिखाने, और आप उसको इमोशंस को लाके डिलीवर तो कर सकते हैं न्यूज़, लेकिन आप अपने मतलब कि जी रो पड़े या समथिंग, कि उसके सब इमोशन होते हैं, वो ऑन एयर या ऑन स्क्रीन नहीं दिखा सकते। तो आप बाद में वो आप उसका असर लेते हैं कि यार मतलब बहुत ट्रैजिक कोई न्यूज़ पड़ी थी, और उसका आपको बाद में थोड़ा असर होता है, लेकिन कोई खुशी की खबर है तो आप उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो अफसरदा न्यूज़ है या जो कोई ट्रैजिक न्यूज़ होती है हादसात में होती, वो आपको बाद में ज्यादा अफेक्ट करती है। उस वक्त जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो फिर आप एज ए रीडर बस उसको डिलीवर कर रहे होते हैं, उसमें थोड़ी सी एक वो फील ले आते हैं, लेकिन ये होता है कि बाद में आपको वो हिट करता है कि यार मतलब एक जिस तरह के वो था वाकया हुआ था उसका एपीएस का हाँ बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल। जी। वो मतलब बहुत दिल दहला देने वाला था। अब उस वक्त तो मैं न्यूज़ एंकरिंग नहीं करता था, लेकिन अगर आई एम श्योर मैं उस वक्त करता होता तो अपने जज्बात पर काबू रख के वो सारा कुछ डिलीवर करना, वो एक अच्छा न्यूज़ एंकर का काम है। सही। अच्छा रजा भाई, अभी माशाल्लाह से आप माशाल्लाह बहुत ही खूबरू नौजवान भी हैं, और क्योंकि इस फील्ड में आप मौजूद हैं, जियो टीवी ड्रामे भी बनाता है, एंटरटेनमेंट सेक्शन भी है, और इससे पहले भी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे न्यूज़ एंकर्स ने अपनी किस्मत आजमाई की। सना बुच्चा जी की एग्जांपल होगी, इस तरह से वो फिल्मों में गई, ड्रामों में गई। आपके पास कोई ऐसी ऑफर्स हैं या फ्यूचर में हम रजा को किसी ड्रामा या फिल्म में एक्टिंग करते हुए देखेंगे? बेसिकली एक्टिंग का मुझे शौक है और था, और जब मैं न्यू पढ़ता था BNU में, तो उस जमाने में मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे बिल्कुल शौकिया, और उसके बाद भी मुझे फिर कुछ ड्रामे ऑफर हुए, वो मैंने किए। जब मैं सिटी 42 के अंदर था, चैनल 24 में था, वहाँ से इजाज़त लेके मैंने वो किया, और वो ऑन एयर गए अभी पिछले साल। तो जब मैं जियो आया कराची, तो फिर कराची आने के बाद भी मुझे एक ड्रामे की ऑफर हुई, वो बहुत एक होप था लंबी एक साथ का, लेकिन फिर वो हमारी कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप नहीं कर सकते। तो फिर मुझे इदारे ने ऑब्वियसली इजाज़त नहीं दी उस चीज़ की, और वो हमेशा से एक बैकअप प्लान के तौर पर रह सकता है कि जब आप कि इस फील्ड से को खैर बात कहें, तो फिर आप उसके अंदर कुछ अपनी अदाकारी की जौहर की। मुझे उन्होंने लगता है कहा अच्छा कि आपके नजदीक अच्छाई और बुराई का क्या मफहूम है, आप किस तरह से अच्छाई और बुराई को देखते हैं? अगर आपके नजदीक क्या है अच्छाई, क्या है बुराई, अगर आप इस लिहाज से कुछ हमारे और देखने सुनने कामयाबी वाले, का क्या मफहूम है? कामयाबी का क्या मफहूम? कामयाबी का भी। देखिए, बुराई और अच्छाई को डिफाइन तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज से कर सकते हैं। अच्छाई ये कि फॉर एग्जांपल हम जिस तरह काम करते हैं और आजकल जो हालात हैं, उसके अंदर अगर किसी की आप हेल्प कर रहे हैं और आपको दिली खुशी हो रही है, लेकिन आराम चुप के, मतलब ये नहीं कि जी आप खुल्लम खुल्ला उसका इजहार करें मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर। आप लोगों की अगर पर्सनली मदद कर रहे हैं, तो आपको सेटिस्फैक्शन है, दिली सेटिस्फैक्शन है कि भाई आपने कोई अच्छा काम किया है। और बुराई यही है कि भाई मतलब अगर आप लोगों से अच्छे अंदाज में पेश आए, अगर आप उनसे रूड बिहेवियर रखेंगे इवन इन ऑफिस या पर्सनली, तो वो एक आपको मतलब वो एक बुराई के जुम्रे में मैं समझता हूँ कि वो चीज़ आती है। तो लोगों से अच्छे तरीके से, अच्छे हुस्न अखलाक के साथ बात करना, उनके साथ पेश आना, और काम। अब रजा भाई का इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आया है, तो मेरा ख्याल है कि जो ही उनका इशू
रिजॉल्व होता है। इंतहाई माजरत ख्वाह कि पूरी इस नशरियात के दौरान ही कोई ना कोई इंटरप्शन चलती रही। ये आजकल एक अब रमजान शुरू हुआ है ना, तो ये हमारी एक आदत बुराई शुरू हो गई है रमजान में, लाइट जाना। सही। तो बाहर कामयाबी ये कि कामयाबी की सीढ़ी जिस तरह आप चढ़ते चले जाते हैं, तो आपके अंदर उतनी आजिज़ी और इंकसारी आनी चाहिए। अगर आप गुरूर और तकब्बुर में आते चले जाएंगे तो वो कामयाबी फौरन आप उसमें एक नीचे नोज डाइव की तरह, जहाज की तरह पाते हैं, और अल्लाह आपको दिखाते हैं कि भाई आप कुछ भी नहीं है मेरे बगैर। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर आपको अल्लाह ताला कामयाबियां देता चला जा रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और लोगों की हेल्प करें और खुश रहें, और हमेशा अल्लाह पे यकीन रखें कि आपको सही टाइम पे सही चीज से वो नवाजेगा। जो चीज वो आपके लिए कर रहा है वो ठीक कर रहा है। सही। रजा भाई, एक मेरा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल होगा, फिर नदीम भाई से पूछेंगे अगर वो कोई सख्त सवाल आपसे करना चाहते हैं। उसके बाद हम लाइटर मोड की तरफ चलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइटर मोड की तरफ चलें। मैं इस वक्त रोजे की हालत में, और मैं आपको सच्ची तौर पे ये सच्ची हल्फिया ये बात कह रहा हूँ कि जियो की तरफ से आज दिन तक मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं काम करते हुए जियो के साथ। मुझे आज दिन तक भी ये नहीं कहा गया जियो की तरफ से कि आपने इमरान खान के खिलाफ खबर लगानी है या नवाज शरीफ के हक में खबर लगानी है। लेकिन अक्सर जियो के ऊपर ये इल्जाम लगता रहता है। मेरा ख्याल है कि नदीम भाई भी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं जियो से मुंसलिक है, वो भी इस बात से इकरार करेंगे कि हमें किसी की तरफ से कोई डिक्टेशन नहीं दी गई। आप भी माशाल्लाह से जियो से मुंसलिक हैं, आपका क्या कहना है? क्योंकि ये जो एक नेगेटिव रविश जो है वो जियो के साथ एसोसिएट की जाती है। आप माशाल्लाह से फेस ऑफ जियो हैं, क्या कभी ऐसा कोई आपने देखा कि जियो की तरफ से या एडिटोरियल की तरफ से आपको कहा गया कि नहीं, आपने इमरान खान की मनफी खबर लगानी है और नवाज शरीफ के हक में खबर लगानी? क्योंकि ये अक्सर ये जो इल्जाम है वो जियो पे लगता है। नहीं, इस तरह के कभी भी कोई एडिटोरियल पॉलिसी से रिलेटेड हमें या किसी को भी कहा नहीं जाता है जी आप कोई मनफी खबर लगाएं या मुस्बत खबर लगाएं। जो चीज रिपोर्ट हो रही है वो जियो रिपोर्ट करता है। अब लोगों की अपनी परसेप्शन है, जब भी गवर्नमेंट्स बदलती हैं उनके फॉलोअर्स जो हैं वो उस हिसाब से उस चैनल को देखते हैं कि जी पहले ये इस किस्म की खबरें ज्यादा देते थे या अब ये इस किस्म की खबरें ज्यादा देते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट इन पावर होगी उस पे सबसे ज्यादा तनकीद होती है, ठीक है। वो उस पर हैं, उनकी जिम्मे बहुत सी चीजें होती हैं, तो उन पे तनकीद ज्यादा होती है। और जब मीडिया वो चीज रिपोर्ट करता है तो फिर उस पर इल्जाम लगना शुरू हो जाते हैं कि जी ये तो मतलब कि नेगेटिव चीज को पोर्ट्रे कर रहे हैं या नेगेटिव खबरों को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। इस किस्म के प्रोपेगेंडास होते रहते हैं, लेकिन आपको उनसे बालातर होके जर्नलिज्म पे फोकस करके उस चीज को रिपोर्ट करना चाहिए। आप देखते हैं जो हकायक पर मबनी है। बिल्कुल जी नदीम भाई। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की रजा। उससे पहले भी आपकी बातें बड़ी खूबसूरत थी। यानी वो कहते हैं ना, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में था। तो अरे वाह, बातें बहुत रजा, जब आप बाहर जाते हैं तो माशाल्लाह आप जाने पहचाने चेहरे हैं, तो बाहर आपको कभी कोई उलझन, कभी कोई मसाइल होते हैं, लोगों की तरफ से आवाजें कसना और मिलना और कुछ ऐसे, या आप मतलब है उसे डील कर लेते हैं आसानी से? नदीम भाई ने शायद ये नहीं ऐड किया कि लड़कियां तो नहीं छेड़ती आपको, कोई ऐसा चक्कर तो नहीं है? नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ भाई। लोग कराची में भी ये होता है कि बहरहाल अब तो आजकल लॉकडाउन है, लेकिन उससे पहले जब आप बाजार में जाएं या कहीं जाएं, तो क्योंकि यूजुअली ये सीन होता है कि जो जिस चैनल को देखता है अगर वो आपको मिल रहा है तो वो आपको पहचान लेगा। और रिसेंटली लॉकडाउन से पहले बहुत दफा ऐसा होता था कि मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ दफ्तर या कहीं बाजार गए तो फौरन कहते हैं सर आप जियो पे आते हैं, सर आप खबरें पढ़ते हैं, तो आप उनके साथ तस्वीर चाहते हैं या कोई सेल्फी चाहते हैं, तो आप उनकी वो ख्वाहिशात पूरी करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई मतलब उनकी प्यार मोहब्बत है कि वही लोग जो कोई वो बनाते हैं आपको। और बाकी ये कि इस किस्म के वाकयात तो होते रहते हैं, लेकिन किसी शो में आप चले गए वहां पे बहुत ज्यादा आपको फीडबैक मिलता है कि फिर आपको पता चलता है कि अच्छा यार लोग इतना आपको, लेकिन ये है कि बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप मेरे वाला पार्ट हज़फ कर गए, लड़कियां तो नहीं छेड़ती। आवाज कट गई, आवाज आती हाँ, है। इसमें तो आवाज कटनी ही थी। मैंने कहा लड़कियां तो नहीं छेड़ती रजा भाई जब आप बाहर जाते हैं? नहीं लड़कियां जो हैं वो भी अपना फॉलोअर्स, आपको पता है हर किस्म के हर तरह के लोगों को मिलते हैं आपको।
अरे क्या कहने, बहुत खूब। रजा भाई यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आया था, वो सवाल ये था कि स्टाइलिस्ट आपका अपना है कोई, जिस तरह से आप माशाल्लाह बड़े प्यारे से बाल कटे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी जबरदस्त सी बनी हुई है, क्या आपका कोई सेपरेट स्टाइलिस्ट है जिसके पास आप जाते हैं या किसी नॉर्मल बार्बर के पास ही जाते हैं? ये सवाल आया जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सॉरी, आपकी आवाज समझ नहीं आई, कुछ दोबारा रजा भाई स्टाइलिस्ट, ये सामने सवाल लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये पढ़ लीजिए। नहीं, नॉर्मल बार्बर के पास ही जाते हैं। जो बेसिक मैंने एक कराची के अंदर जो ढूंढा, जो मुझे सेटिस्फाई जिसने किया कि भाई मतलब बाल काटेगा या फिर आपका स्टाइलिस्ट होता है बियर्ड को ट्रिम करना, ग्रूम करना, तो जो आपको भाज है बस उसके साथ आप एक हो जाए। मतलब मैंने एक रखा हुआ है, उसी के पास हमेशा से मैं जाता हूँ। और जियो या हमारे दारो जो है वो उसमें मेकअप आर्टिस्ट हमारे होते हैं और वो मुख्तलिफ होते हैं, तो उनके साथ आपकी अच्छी बनती है और जबरदस्त वो आपको हमेशा तैयार करते हैं। तो वो एक नॉर्मल चीज होती है, कोई ऐसा नहीं है कोई मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रिटी टाइप सीन। और जी नदीम भाई। जी रजा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप बताना चाहें कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले किया और आप उनसे बहुत इंस्पायर हैं। एक तो रिश्ते नाते हैं ना, उनसे तो हम सारे ही मुंसलिक होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दिली और जहनी सतह पे बहुत इंस्पायर करते हैं, वो अपने रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और कुछ बाहर से भी हो सकते हैं। तो कौन से लोग हैं जिनसे आप बहुत मुतासर रहे अपनी जिंदगी में? लोग जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, मतलब इस किस्म का तो कोई स्पेशल नहीं है। मतलब मैं तो खैर अपनी फैमिली में देखता हूँ कि हमारे फैमिली के अंदर ज़्यादातर लोगों को आर्ट से शौक है, गुलकारी और मुख्तलिफ शेर व शायरी, और मतलब मीडिया से रिलेटेड भी रहे, तो उनको हमेशा देख के इंस्पिरेशन हासिल की और अपने अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर निकाला, और ऑब्वियसली उसको आप बेहतर से बेहतर करते चले जाते, तो आप एक मकाम पे पहुंचते हैं। और बस यही है, मतलब एज सच कोई इतना कोई स्पेसिफिक कोई नाम शाम नहीं है मेरे पास। सही। और ये भी आपको बताते जाएं जितने भी देखने और सुनने वाले हैं कि इनके भाई मुश्तबा जैदी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो देख भी रहे हैं। और मुश्तबा भाई को जो मलका बरतानिया उनकी तरफ से एजाज भी मिल चुका है, उनकी खिदमात के हवाले से उनकी एक तंजीम है, उस हवाले से उनको जो एजाज मिला था। थोड़ा सा उस हवाले से बताइएगा ताकि हमारे देखने और सुनने वालों को मुश्तबा भाई के हवाले से भी पता चले, जिसके हवाले से उन्हें वो यहाँ पे बुला के उन्होंने मलका ने एजाज भी किया था, ऑनर भी दिया था। बिल्कुल, नहीं ये तो बहुत ज़बरदस्त और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है, सबके लिए, सारे पाकिस्तानीज़ के लिए। और कि उसने इस एज के अंदर इतना काम किया, कम्युनिटी वर्क करता है, और उसने अपनी जो एनजीओ बनाई हुई है डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट के नाम से, और उसमें जितना वो काम कर रहा है तो उसी के बेसिस के ऊपर वो सिलेक्ट हुआ और फिर इवेंचुअली के क्वींस यंग लीडर अवार्ड से उसको नवाजा गया। तो एक हमारे लिए तो फ़ख्र की बात थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जाके वहां पर, और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमें तो खुशी है इस चीज की बात। रजा भाई यहाँ पे एक सवाल आ रहा है आपके लिए, वो कह रहे हैं कि मैं भी एंकर बनना चाहता हूँ आपकी तरह, मैं कैसे बन सकता हूँ? कोई चांस दिलवा सकते हैं? कोई आप मेरी सिफारिश कर सकते हैं? आपके सामने स्क्रीन पे भी मैसेज भी आया था। न्यूज एंकरिंग के लिए मेरे भाई बात ये कि चांस दिलवाने वाला जो सीन होता है ना, आजकल तो वैसे ही सिफारिश तो कहीं पे भी चलती नहीं है, हमारे इदारे में तो बिल्कुल भी नहीं चलती। दूसरी बात ये कि जो आप अगर बनना चाहते हैं तो आप किसी चैनल से ज्वाइन करके वहां पे अपने आप को बेहतर से बेहतर करें और ऊपर चले जाएंगे। बाकी लोगों को पता ही आजकल जो हालात हैं सहाफत के, तो अगर कुछ और वो देखें तो ज्यादा बेहतर है। सही। अब थोड़ा सा मेरे ख्याल है नदीम भाई की आवाज भी आ रही होगी, थोड़ा सा इसको लाइटर मूड की तरफ लेके चलते हैं। बहुत संजीदा बातें हमने कर ली, आपकी मौसीकी के तरफ चलते हैं कि आपको मौसीकी में कौन कौन पसंद है, किसको सुनते हैं? गजलें सुनते हैं, भंगड़ा सुनते हैं, हिप हॉप सुनते हैं, किस किस्म का म्यूजिक सुनते हैं आप? म्यूजिक से मुझे बहुत दिलचस्पी है और म्यूजिक मैं हर तरह का सुनता हूँ, और उसमें हिप हॉप तो खैर क्या, लेकिन मुझे पुराने किशोर के गाने अच्छे लगते हैं और पाकिस्तानी मुख्तलिफ बैंड्स। उसके अलावा अंग्रेजी की भी कुछ हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे इंडियन बॉलीवुड या किशोर और उस जमाने के ज़्यादा बेहतर लगते हैं। पाकिस्तानी भी, लेकिन शौक है रजा भाई मुझे गुनगुनाते भी है, म्यूजिक का। कभी गुनगुनाने का भी इत्तेफाक हुआ, कभी गीत रिकॉर्ड? मैं तो सोचा था आपसे सुनूंगा कि आप अपना रेडियो शो करते हैं और बड़ा गुनगुनाते हैं,
نہیں میں گا چکا ہوں, وہ اس وقت باقی لوگوں کو بھگانے والی بات ہوگی, میں اس لیے وہ نہیں کروں گا, آپ سے سنیں گے. وہ ایسا ہی ہے بس یہاں پہ بھی نہیں, مطلب میرا بھی خاص مجھے اتنا گنگنانے کا مطلب اس چیز پہ میں نے کبھی زیادہ فوکس نہیں کیا کہ خود میں گاؤں. اچھا, فلموں کے حوالے سے بتائیے گا. فلمیں کیونکہ آج ایک بہت بڑا نام بالی ووڈ کا جو ہے وہ بھی چلا گیا, کل عرفان خان صاحب ان کا بھی انتقال ہوا, اور جب ہم بیک اسٹیج پہ بات کر رہے تھے تبھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ بہت بڑا لاس ہے. فلموں کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیسی, کیا آپ رشی کپور صاحب کی, عرفان خان صاحب کی فلمیں دیکھتے تھے, اور کس قسم کی فلمیں دیکھنے کا آپ کو شوق ہے؟ بالکل, ان کی کافی بیش بہا فلمیں دیکھی ہیں بیسکلی, اور ابھی ان کی جو انگریزی میڈیم آئی تھی بس وہ میں نے نہیں دیکھی, وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن عرفان خان کا بہت ہی واقعی افسوس ہوا کہ مطلب ایک بہت ہی زبردست ایکٹر, آبویسلی جس طرح کے رشی کپور تھے وہ ایک اور لیول تھا, ایک اور مطلب ان کا عرفان خان کا ایک اور لیول تھا مطلب. لیکن دونوں اپنی جگہ کے اندر اپنے صلاحیتوں کا لوہا انہوں نے منوایا, اور بڑے زبردست اداکاری کے ساتھ, کہ جس نے بھی ان کے بارے میں کچھ لکھا ہمیشہ کوئی پازیٹیو ہی بات آئی عرفان خان کے بارے میں سب سے زیادہ جو میں نے پڑھا. باقی رشی کپور تو ایک پورے کے پورے مطلب آپ سمجھ لیں کہ اکیڈمی تھی, اور جو ان کا بھی ویسے آل آف اے سڈن ہی یہ ہوا ہے کیونکہ لیوکیمیا کا آئی ہرڈ کہ ان کو کینسر تھا. بالکل, اور بہت ہی افسوسناک خبر تھی بالکل دونوں بالکل, کی. بہت افسوسناک خبر تھی یقیناً پاکستان اور انڈین فینس کے لیے. رضا بھائی, آپ بتایا نہیں آپ نے کس قسم کی فلمیں دیکھتے ہیں. یہ تو رشی کپور اور عرفان خان کے حوالے سے بات ہوئی. پاکستان میں جو فلمیں بن رہی ہیں آج کل وہ ذرا مختلف قسم کی فلمیں ہیں. انگلش فلمیں بھی دیکھتے ہیں, اگر انگلش فلمیں دیکھتے ہیں تو کس کی فلمیں پسند ہیں, کیسی ایکشن فلمز دیکھتے ہیں, رومانوی فلمیں دیکھتے ہیں, کامیڈی دیکھتے ہیں, سسپینس دیکھتے ہیں, تھرلر دیکھتے ہیں؟ اچھا, پاکستانی فلمیں بھی دیکھی ہیں کافی. اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ زیادہ تر گھر پہ ٹائم گزرتا ہے تو نیٹ فلکس اور آپ کو پتہ ہے امیزون پرائم کے اوپر سیزنز اور مختلف موویز چل رہی ہوتی ہیں. زیادہ تر مجھے نام ایکٹرز کی یاد نہیں رہتے ہیں ہالی ووڈ کے بھی, لیکن مجھے زیادہ تر سسپینس اور تھرلر زیادہ پسند ہے, ایکشن بھی. لیکن یہ ہے کہ سیزنز میں زیادہ دیکھتا ہوں فلموں کے. اور ارطغرل اگر آپ نے سنا ہوگا تو ارطغرل میں نے دیکھا ہے, اس کے اگلا جو عثمان آیا وہ بھی دیکھ رہا ہوں, اور وہ ایک تھرو آؤٹ چل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ مختلف سیزنز ہیں جو دیکھیں, اور بھی. آج کل کی آپ کی فیوریٹ اداکارہ کون سے ہیں یا اداکار کون سے ہیں؟ بڑا صحیح مشکل سوال جو ہے نا آپ نے پوچھا. کہاں کے مطلب جنرلی یا جنرلی جس کا مرضی بتا دیں, یا پاکستان, مطلب انڈیا, اوور آل جو بھی آپ بتانا چاہیں. پاکستان میں تو آئی تھنک مجھے ماہرہ خان سب سے بہتر لگتی ہیں ایکٹریس. اور ایکٹنگ میں جنرلی بالی ووڈ کے اندر دیکھا جائے تو کرینہ کپور کی فلمیں اچھی تھیں, ان کی ایکٹنگ مجھے اچھی لگتی ہے جو ابھی ریسنٹ ماڈرن لوگ. باقی ہالی ووڈ کے اندر این ہیتھوے اور مختلف ان لوگوں کی فلمیں مجھے بہت پسند ہیں, اس کی ایکٹنگ بڑی زبردست ہے. کچھ ہیں نام, باقی اب یاد آتے رہیں گے تو بتاتا رہوں گا. اچھا رضا بھائی, آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی میں ماشاءاللہ ڈفرینٹ طرح اس نے لکھا ہے نیچے نیٹ فلکس اور امیزون نے زندگی بچا لی لاک ڈاؤن میں. بالکل باقی. اچھا رضا بھائی, آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کی فیملی میں ہر طرح سے لوگ ہیں, فن کی قدر کرنے والے لوگ ہیں, میڈیا سے بھی لوگ ہیں, شعر و شاعری والے بھی یقیناً ہیں. آپ کیا پوئٹری پڑھتے ہیں, بکس پڑھتے ہیں؟ جیسے کالمز کا تو آپ نے ذکر کیا کہ آپ کالمز پڑھتے ہیں, لیکن کیا آپ بکس بھی پڑھتے ہیں؟ بکس پڑھتے ہیں تو کس کی پڑھتے ہیں, کیسی بکس پڑھتے ہیں؟ انگلش بکس بھی پڑھتے ہیں, اردو بکس پڑھتے ہیں, یا پوئٹری اگر پڑھتے ہیں تو کس کی پڑھتے ہیں, کس قسم کی پوئٹری پڑھتے ہیں؟ اچھا, پوئٹری کے اندر مجھے ویسے نا ناصر کاظمی اور کیا کہنے, ماشاءاللہ, احمد فراز, احمد الدین قاسمی بہت زبردست لگتی ہے پوئٹری, اور ان کی کتابیں بھی میرے پاس ہیں, میں پڑھتا ہوں. باقی جو جنرلی اب مجھے لگتا ہے کہ آج کل میں کتابوں سے زیادہ اخبار زیادہ پڑھوں, اور پہلے تھا آپ کا دریا اور قرۃ حیدر کی اور مختلف رابندر ناتھ ٹیگور کے وہ جو تھے سارے مضامین, یہ میں پڑھتا ہوں. لیکن آج کل اوبیسلی اس پہ تھوڑی بریک لگی ہے. یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں تو آپ زیادہ تر اخبار پڑھتے ہیں, کالمز پڑھتے ہیں, ذرا حالات حاضرہ سے واقف, پوری آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی چل کیا رہا ہے.
तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा रजा भाई कॉलम्स का जिक्र आपने बहुत बार किया, तो किसका पढ़ रहे हैं आजकल? एजाज सैयद का पढ़ रहे हैं, हामिद मीर साहब का पढ़ रहे हैं, या सुहेल वड़ाई साहब का आजकल कॉलम पढ़ रहे हैं? आज का वड़ायत साहब का कॉलम नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी हेडलाइंस भी आजकल बनी हुई हैं, तो वो मैं अभी जरूर पढ़ूंगा। लेकिन एजाज सैयद अच्छे होते हैं, पढ़े भी उनका हालिया वाला ही पढ़ा सकता, बल्कि एक अभी कंट्रोवर्सी बड़ी बनी थी, उसमें भी उस्मान पी ज़्यादा ने क्या बात था, वो भी बड़ा जबरदस्त। वाकई जी, सुहेल वड़ाई साहब की तो क्या कहने, जब वो लिखते हैं तो कमाल लिखते हैं। तो ये आपको शौक नहीं हुआ कभी लिखने का कॉलम्स? क्या आपने लिखे कॉलम्स? बिल्कुल लिखे, पहले सिटी 42 के ज़माने में मैंने लिखे, और अभी जो भी आके मैंने लिखा था, लेकिन 1-2 साल हो गए अभी आर्टिकल्स या कॉलम्स लिखने से बिल्कुल पीछे हटे हुए। लेकिन आजकल ही सोचा था एग्जैक्टली कि अभी टाइम है कि जिसके अंदर आप लिख सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली देखें इंशाल्लाह आने वाले दिनों के कुछ ना कुछ लिखूंगा। सही। नदीम भाई, आपकी अगर आपकी आवाज इन तक पहुंचती है तो आपसे एक सवाल। नदीम भाई भी आ गए वापस। तो रजा भाई, नदीम भाई की अगर आवाज आप तक पहुंचती है तो एक सवाल ले लें जी। जी बस मैं ये, आवाज आ रही मेरी रजा जी इस वक्त? नहीं जा रही आई थिंक, नहीं। सही। नदीम भाई की तरफ से जनाब मैं उनसे इजाजत ले लेता हूँ। नदीम भाई आपकी तरफ से मैंने इजाजत ले ली। नदीम भाई की आवाज नहीं आपको आ पा रही, तो उनकी तरफ से हम माजरत करते हैं। यकीनन हमें आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और देखने और सुनने वालों को भी आपकी शख्सियत के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन कुछ 3-4 ऐसे जल्दी जल्दी, वो क्रिकेट वाला 2020 नहीं है, वैसे 3-4 सवाल हैं, अगर आप उनके जल्दी जल्दी से जवाब दे दें। क्रिकेट आप देखते हैं, तो क्रिकेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? क्रिकेट के अंदर फेवरेट कौन है? जी, फेवरेट प्लेयर कौन सा है? अच्छा, क्रिकेट का ज्यादा मुझे शौक नहीं है पहली बात, और जितनी मैं क्रिकेट देखता हूँ उसके अंदर मुझे पाकिस्तान, वैसे इंडियन विराट कोहली मुझे बहुत पसंद है, उसकी बैटिंग स्टाइल और सारा कुछ। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी खिलाड़ियों के नाम जो हैं वो बहरहाल, खैर क्या बंदा ले छोड़े, लेकिन ये कि कोई खास शौक नहीं मुझे क्रिकेट का। सही। अच्छा, अब अगली जो है फिल्म, वही जो हमने आपसे पहले सवाल किया था कि फिल्म के हवाले से कोई ऐसी फिल्म जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो बहुत बार देखी हो आपने, कोई ऐसी फिल्म? जो बहुत बार देखी, दिलवाले दुल्हनिया ही है जो बहुत। यानी कि फिर दिलवाला दुल्हनिया लाने के करीब है, कोई दिलवाले की दुल्हनिया लाने का भी इरादा है फ्यूचर में? इडियट्स और आमिर खान की कुछ फिल्में जो बहुत दफा देखी हैं बाय द वे। सही सही। मेरी, अच्छा, जो काम की बातें होती है रजा भाई, वो आप तक पहुंचती नहीं है, ये बड़ा मसला है। क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज कट गई। मैंने यही कहा कि काम की बातें आप तक पहुंचती नहीं है कि दिल वाले का दुल्हनिया लाने का कब तक इरादा है? वो आप देखें, बस दुआ करें अल्लाह से ताला कोविड-19 खत्म हो, इस पूरे चीज से निकलें, तो जब अल्लाह ने चाहा हो ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। कुछ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमारी दुआ है। रजा भाई, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आप, क्योंकि आप इस वक्त कराची में, आपको बिरयानी पसंद है या लाहौर के चावल पसंद है? नहीं आ रही आवाज, कट गई दोबारा से। बिरयानी पसंद है, कराची में आप रहते हैं, लेकिन ताल्लुक आपका लाहौर से है, या लाहौर के चावल पसंद है, या बिरयानी पसंद है कराची की? अच्छा, लाहौर और कराची खाने का मुझे जहां तक समझ आ रहा है, लाहौर के खानों में तो मुझे निहारी बहुत पसंद है, कराची की भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन कराची बहुत जबरदस्त है। कराची आके सबसे ज्यादा मजा आया है। हम इंतहाई माजरत के अंदर थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, और रजा भाई से है। हमारा ये जो सिलसिला है, हम बड़ी जबरदस्त किस्म की उनसे गुफ्तगू, उनकी जिंदगी के हवाले से बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। रजा भाई, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। कोविड-19 के हवाले से बहुत से लोग जो हैं शायद अभी भी सीरियस नहीं है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो बरतानिया में रहते हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? तनवीर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 19 बस मुझे समझ आया है। कोविड-19 के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल की ये जो सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, लोग अमल दरामद अच्छा, नहीं क्या कर रहे मैसेज? देखें, हाँ,
کووڈ-19 کے حوالے سے جو میسج ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنا خیال رکھیں، سب سے زیادہ گھر میں رہیں، ٹھیک ہے. اس پوری چیز کو سیریسلی لیں کیونکہ لوگ اس کو تھوڑا سا لائٹ اور یہ ہو جاتا ہے ہر کسی کو جو باہر نکلتے ہیں. زیادہ تر آج کل لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز زیادہ ہیں تقریباً سارے ممالک میں دنیا کے. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، سب سے بڑی عمر کے لوگوں کا خیال رکھیں، کم سے کم لوگوں کو ملیں، سوشل ڈسٹینسنگ اپنائیں زیادہ سے زیادہ. اور جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں گے کوئی ضروری چیز لینے کے لیے جا رہے ہیں تو احتیاط کریں، ماسک پہنیں، گلوز پہنیں، چیزوں کو ڈس انفیکٹ کریں گھر آ کے. اور بس یہ کچھ مین جو آپ کو لینے چاہیے. اور اس کے علاوہ بس اللہ تعالیٰ جلد اس چیز سے ہمیں اس سے چھٹکارا دلا سکے اللہ تعالیٰ، تو وہ اس کی مہربانی ہوگی انشاءاللہ یہی دعا ہے. رضا بھائی باقی یہ بہت کہ شکریہ. بس کووڈ-19 کو سیریس لیں، ایسا نہ کہیں کہ کوئی کنسپریسی ہے اور ہوتا نہیں ہے کسی کو. یہ لوگ بھی رہے اور لوگ مر بھی رہے، تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. بالکل. رضا بھائی معذرت چاہیں گے کہ اتنی زبردستی آپ سے باتیں ہوتی، لیکن یہ کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا تھا، اس وجہ سے کوئی سلسلہ اس طرح سے سموتھلی نہیں چل پایا. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو یوں ہی ترقیاں دیتی رہے اور آپ یوں ہی زبردست قسم کی ترقیاں کریں اور ہمیں زبردست قسم کی نیوز خبریں بھی سناتے رہیں، نیوز سناتے رہیں. اور بہت جلد ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہم جیو نیوز پہ ایک آپ کا اپنا شو کرتے ہوئے نظر آئے، تاکہ جس پہ، کیونکہ آپ بہت زبردست سے اینکر ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بہت جلد اپنا شو کریں جس میں ہم آپ کو دیکھیں اور آپ کے تجزیے اور انالیسس کو سنیں. بہت شکریہ رضا بھائی آپ کا. بہت شکریہ سر، تھینک یو.